नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ देश के तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा की और आने वाले बजट को लेकर किस प्रकार से एक दिशा दी जाए, इस पर विस्तार से बातचीत हुई। इसके अलावा दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई, वो ये नीट यूजी परीक्षा को लेकर लगातार जो एक गतिरोध बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है, उस पर सुनवाई थी आज सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि आज की सुनवाई के बाद अब 18 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। लगातार इस बीच में छात्रों के मन में जो सवाल है उसको लेकर छात्रों का एक दल भी आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिला। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार पर भाजपा लगातार मुखर क्यों है, क्या आज नए आरोप लगाए और किस प्रकार की बात कही गई बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को लेकर, इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे आपको देश भर में बाढ़ और बारिश से कैसे हैं हालात। होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले 40 अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। आगामी बजट को लेकर विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्रियों समेत नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर मंथन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम बिम्स्टेक के शामिल तमाम देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले पर 18 जुलाई तक टली सुनवाई। हलफनामों पर जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। पेपर लीक मामले में सीबीआई की गिरफ्त में आरोपी रॉकी। मॉनसून के बावजूद दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी को तरसी। बिजली के दामों में होने जा रही है बढ़ोतरी। केजरीवाल सरकार पर भाजपा हमलावर। दिल्ली भाजपा का पानी और बिजली संकट को लेकर कल विरोध प्रदर्शन। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परिवार नियोजन के लिए शुरू किया सुगम मॉडल। कहा, एक विकसित परिवार ही विकसित भारत की है नींव। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर राज्यों के साथ आयोजित की गई वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार। एक वर्ष में ही 5 करोड़ रोजगार सृजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, युवाओं को मिले हैं रोजगार के नए अवसर। यूपी में मूसलाधार मानसून के कारण कई इलाकों में बढ़ी मुसीबत। सीएम योगी ने बाढ़ कार्यों में लापरवाही बरतने पर लिया अधिकारियों पर एक्शन। बिहार में भी बड़ी लोगों की मुसीबतें। असम में फिलहाल राहत। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले आज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान आगामी बजट को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में करीब 40 अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस बैठक की थीम थी इकोनॉमिक्स पॉलिसी द रोड अहेड। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था और विभिन्न सेक्टर्स पर अपनी राय साझा की, जिसमें रोजगार, कृषि, वाटर रिसोर्स, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स शामिल किए गए। पीएम मोदी ने सभी विशेषज्ञों की राय और सुझाव के लिए उनका धन्यवाद दिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बात दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर पाने के कारण फिर से सवालों के घेरे में है। बीते दिनों भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में उपजा जल संकट मानसून आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली के कई इलाके पीने की पानी के लिए समस्या से परेशान हैं, तो मुनक नहर के टूटने से दिल्ली का बवाना इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। दिल्ली के इस हालात पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर उनकी सरकार को जमकर घेरा है। तो वहीं कल भाजपा दिल्ली में बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर प्रदर्शन करेगी। मॉनसून के मौसम में जहां चारों तरफ पानी पानी है, वहीं दिल्ली की जनता अभी भी प्यासी है और केजरीवाल सरकार से पानी मांग रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देखिए।
एक तरफ तो ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में आज भी लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बारिश में भीगते हुए हाथों में बाल्टी डब्बे लेकर अपनी परेशानी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बवाना की जे कॉलोनी जलमग्न हो गई है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। ये दिल्ली की जे कॉलोनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। हर जगह पानी ही पानी पसरा है। देर रात में यहाँ पर मुनक नहर है और मुनक नहर का जो बांध वहाँ से टूटा है और उसके बाद वो ये स्थिति यहाँ पर बनी है। जे कॉलोनी की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले डीडीए ने ये पूरी जे कॉलोनी जो है वो दिल्ली सरकार को दे दी थी और इसके लिए 18 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हुए थे, क्योंकि सीवर लाइन बिछाने के लिए और पानी की लाइन बिछाने के लिए। अगर ये समय पर हो गया होता तो ये स्थिति इस कॉलोनी की नहीं होती। रात में करीब 11 बजे ये टूटी थी, उसके बाद से धीरे धीरे सारा पानी पूरा फैल गया और उसी पानी में सारी रात भर लोग सोए नहीं है। ना सीवर लाइन है ना पानी की लाइन है, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जी ब्लॉक में यहाँ पे मतलब आगे न्यू पुरानी कॉलोनी में तो फिर भी थोड़ी बहुत व्यवस्था है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी पानी सूख जाए जब आप देखना कितनी सीवर लाइन यहाँ से निकलती है। अभी तो पानी भरा हुआ, कहेंगे लोग जो पब्लिक झूठ बोल रही है। पानी सूखने के बाद देख लो कितना सीवर लाइन निकलता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई महीनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में जबरदस्त पानी की किल्लत के चलते लोग परेशान हैं। दिल्ली में बारिश के बाद भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 6 से 7 महीनों से लोग पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। प्रचंड गर्मी में पानी के संकट के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती रही हैं। लेकिन अब तो बारिश का दौर है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिल्ली में बारिश के बाद दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था तो कर नहीं पाई, पूरा ध्यान शराब पर ही केंद्रित करते रहे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है, अपनी बेईमानी के कारण आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। देश की राजधानी दिल्ली में पानी ही नहीं बल्कि बिजली की भी एक बड़ी समस्या बन रही है। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार समर्थित बिजली कंपनियां पीपीएसी के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल रही है। दिल्ली भाजपा पानी और बिजली संकट को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। पहले दिल्ली को पानी के लिए प्यासा मारा और अब बिजली के इस तरह से दाम बढ़ाकर दिल्ली वालों को जबरदस्त करंट दिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने। और बिजली के इन बड़ी दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का इस्तीफा मांगेगी या ये बड़ी दरें वापस देने के लिए मजबूर करेगी। मुफ्त बिजली पानी देकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार पहले पानी फिर बिजली के मुद्दे पर भी विफल नजर आ रही है। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आने के बाद भाजपा फिर से दोनों पर ही हमलावर हो गई है। भाजपा ने केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के मुद्दों की बजाय अपने हित में काम करने की बात कही है, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा है। देश की राजनीति में परिवर्तन के वादे पर शुरू हुई आम आदमी पार्टी अपनी शुरुआत के बाद से ही लगातार विवादों के घेरे में है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के समय जो वादे किए थे, उनके उलट उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसको लेकर वो अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। दिल्ली के सीएम बनने के बाद केजरीवाल सबसे बड़े विवाद शराब घोटाले में घिरे हुए हैं। ईडी ने बीते दिनों कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दोनों ही आरोपी बनाए गए हैं और करोड़ों रुपए के घोटाले का उन पर आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनने के बाद भाजपा ने केजरीवाल की राजनीतिक साख पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है, अपनी बेईमानी के कारण आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे,
कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। भाजपा लगातार दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी बिखराव की राह पर है। एक एक कर उसके नेता विधायक साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। हालात ये हैं कि जनता के मुद्दों की वकालत करने वाले केजरीवाल को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं दिखता। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उस अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने बार बार जीवन में कहा है कि हमारे ऊपर अगर कोई छोटा सा आरोप भी लगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आज जब वो स्वयं ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं, अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं, जबकि इस मामले में कई आरोपी भी जेल में हैं जिन्होंने शराब घोटाले में भूमिका निभाई। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो इसी खबर पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी दिल्ली परेशान, सरकार नदारद। दिल्ली की जनता को लेकर जो उसकी समस्या है उसको लेकर कई प्रकार के सरोकार हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। अजय महावर जी हैं जो कि नेता हैं भाजपा के, इसके अलावा एमएलए हैं दिल्ली में, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ संजीव कौशिक जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी समर्थक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि ईडी की चार्जशीट आने के बाद से 37 और 38 नंबर में जिस प्रकार से केजरीवाल जी का नाम है, आम आदमी पार्टी को खुद पहली बार इस प्रकार से आरोपी बनाया गया है, उसके बाद से हमले ज़्यादा मुखर हो गए। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि साहब घोटाला तो हुआ है और आप केजरीवाल साहब की और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर संलिप्त नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, ईडी, सीबीआई यदि घोटालेबाजों से लड़ रही है या भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में यदि कार्रवाई कर रही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के बहाने यदि विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है, जहां एक धेले बराबर कोई प्रमाण नहीं मिल रहा हो, एक पैसे की कहीं रिकवरी नहीं मिल रही हो, किसी तीसरे के कहने पर किसी चौथे को आरोपी बना करके उसको गिरफ्तार कर लेने की बात हो और पोथी लगा लेने की बात हो, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या दिल्ली की जनता इस बात को नहीं समझ रही है? महत्वपूर्ण बात यह है, हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके के दंश से पीड़ित है। 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगातार वो पिछले पूरे हिंदुस्तान में वो चक्कर लगा के आते हैं और एकमात्र दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां वो चारों खाने चित हो जाते हैं। तो क्या इस तरह की राजनीति होगी? इस तरह से एक पार्टी को खत्म करने का प्रयास करेंगे आप? इस तरह से एक किसी मुख्यमंत्री को अंदर जेल में डाल देने का प्रयास करेंगे? एक और मुख्यमंत्री को पिछले इलेक्शन के समय जेल में डाल दिया गया था, कोर्ट ने क्या कहा छोड़ने के समय? तो साफ दिखाई देता है कि जिन संवैधानिक संस्थानों को हम समझते थे कि ये स्वतंत्र संस्थानें हैं, ये काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे अपने टूल किट के जैसे इस्तेमाल कर रही है। ठीक है अजय जी, और ये बेहद खतरनाक है। ठीक है अजय जी, संजीव जी सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और तमाम जो संस्थाएं हैं उनको आप एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथियार के तरीके से, और ये सीधे तौर पे आरोप है कि आप उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आरोप को लेकर अजय जी? सारी लोग हैं, एजेंसियों पर विश्वास नहीं, कानून पर विश्वास नहीं, संविधान पर विश्वास नहीं, न्यायालय पर विश्वास नहीं, न्यायाधीश पर विश्वास नहीं। अरे भाई, कानून है नहीं है इस देश में? इस देश में कानून है। जब इनको अगर कभी बेल मिल जाती है तब तो ये कहते हैं कि कानून का सम्मान हुआ है, सत्यमेव जयते हुई है, और जब इनको जेल मिल जाती है या जब इंट्रोगेशन होती है तब ये कहते हैं कि बायस्ड है। कोई बायस्ड नहीं है, एजेंसियां अपने काम कर रही हैं। यदि निर्दोष कोई भी होगा तो दुनिया में उसको कोई अंदर रख नहीं सकता, लेकिन साक्ष्य सामने है। जब हाईकोर्ट ये कहती है कि साक्ष्य पूरे हैं गिरफ्तार करने के, मनी स्टैब्लिश हो रही है, तब इनके ऊपर घड़ी जम जाता है। लेकिन बार बार एजेंसियों को टारगेट करना, क्या आप राजनेता हैं तो क्या एजेंसी आप पर कार्रवाई ना करे? आप एबॉर्डर लॉ है, आप एबॉर्डर लॉ नहीं है जी, कॉन्स्टिट्यूशन है। और इससे पहले क्या कांग्रेस के शासनकाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, क्या इन लोगों ने कोर्ट को फेस नहीं किया है?
इन लोगों ने भी ट्रायल और कोर्ट को फेस किया है, लेकिन कभी हंगामा नहीं कर पाया। उन्होंने अपने आप को पाक साफ निर्दोष साबित किया और बाय इज्जत कोर्ट ने कहा कि वो बिल्कुल साफ थे, उनके ऊपर कोई नहीं था चार्ज। अब यहाँ पर ये भ्रष्टाचार भी करेंगे और ये रोना भी रहेंगे। और जब नहीं हो रहे थे एजेंसियां जब स्लो थी तो ये कहते थे भाई हमने कुछ किया तो हम पर कार्रवाई करो, हमको जेल में डालो, अगर कोई अपराधी है तो उसको रखा है। और जब कार्रवाई करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि देखो जी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि मैं मानता हूं इस देश में साफ सुथरा कानून है, देश कानून से चल रहा है और न्यायालय पर हम सबको भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, न्याय व्यवस्था पे हम सबको भरोसा रखना चाहिए। और ये बात कई बार तब सही भी साबित होती नजर आती है जब एक प्रकार से ऐसी बातें दोनों ओर से कही जाती हैं। विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी या कहा जाए किसी पार्टी को पहली बार आरोपी बनाया गया है और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी का खुद का नाम है, तो ऐसे में आरोप गंभीर हो जाते हैं चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नाम आने के बाद में, इसीलिए बीजेपी ज्यादा मुखर है? बिल्कुल ठीक बात है आरेंद्र जी। एक बात समझनी चाहिए, अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो लोक लाज से चलता है, यानी उसमें मॉरलिटी का, नैतिकता का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और खासतौर से उस समय ज्यादा हिस्सा हो जाता है जब कोई पार्टी एक ऐसे आंदोलन से और एक ऐसे वादे के साथ निकल कर आई हो जिसने नैतिकता की राजनीति की बात की हो। तो वो पार्टी जिस पर नैतिकता की बात हो, आपने अभी खबर जो स्टोरी दिखा रहे थे उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, उन सब पॉइंट्स में से बहुत सारे पॉइंट्स मॉरलिटी के भी हैं जिन पर चर्चा हुई, लेकिन मैं मॉरलिटी पे जा ही नहीं रहा क्योंकि अब मॉरलिटी का इशू ही खत्म हो गया। जब आप आरोपी होने के बाद भी जेल से मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, ये नैतिकता के सवाल, बाकी सब बंगला लिया, गाड़ी ली, नहीं ली, वो सब बहुत छोटे सवाल हो गए जी। मुद्दा यह है कि क्या आरोपी बनने के बाद भी आम आदमी पार्टी या उसका नेतृत्व इस बात के लिए समझ रहा है कि वो ऐसे ही चलाता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी तो उस पर आरोप लगाएगी जाहिर है, और अब ये भी हो गया कि 6 महीने में 5 महीने में वहां पर इलेक्शंस होने हैं दिल्ली में, यहाँ तो वो ये लड़ाई बहुत गंभीर हो जाएगी। लेकिन ये यदि आरोप शराब घोटाले के मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, पानी का, मैं जनता के साथ जुड़े हुए मसले की बात करता हूँ जी। दिल्ली में जनता को आपने देखा होगा अभी जो पिछले दिनों गर्मी थी बारिश से पहले, तो पानी आप टैंकर से पहुंचा रहे हैं आप, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। पानी तो मिल नहीं रहा भाई साहब, शुद्ध पानी तो दूसरी शर्त है। और जिस दिन पानी आ गया तो सब तरफ पानी ही पानी था। अभी तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है ना आम आदमी पार्टी की, यानी विधानसभा में भी है और एमसीडी में भी है, तो फिर किसी तरह के बचाव की जगह नहीं बचती। तो क्या उन सब मुद्दों पर वो काम हो रहा है? शराब नीति को लेकर कोई अभी तक उनका स्पष्ट रुख उस तरह से भी नहीं आया कि भाई इस पर वो क्या रखना चाहते थे, रुख क्या मामला हुआ, क्या वो आरोपी नहीं है जी। ऐसी सारी चीजों पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़कर भी अभी वो बहुत आगे निकल कर नहीं आ पाए। तो मुद्दे मैं समझ रहा हूँ। और अभी एक और बड़ी खबर आ गई, पता नहीं आप उस पर चर्चा कर रहे हैं नहीं, कि बिजली के बिल की चर्चा हुई है। बिल्कुल, अभी हम बिजली को लेकर जो एक बड़ा वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, तो अभी 9% शायद बढ़ोतरी कर दी गई है। तो जनता के साथ जो जुड़े मुद्दे हैं, क्या उस पर वो काम कर रही है, खरी उतर रही है? और मुख्यमंत्री के जेल में रहने से क्या इस सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने से क्या कामकाज पे असर पड़ा है। संजीव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको लेकर। साथ ही साथ आपने कहा कि साहब देश भर में बीजेपी चुनाव लड़ती लेकिन दिल्ली में आके हार जाती, लेकिन दिल्ली में लगातार तीसरी बार लोकसभा की 7 सीटें जनता ने बीजेपी को दी। इस बार भी एक तरीके से वो मौका आया और सवाल तब ये था कि केजरीवाल जी जमानत पे आए, उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे बाहर निकालना है तो साहब आप मुझे वोट दीजिए, अगर मतलब आपको बाहर निकालना है। तो उसके बावजूद दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। तो आपका एक वो तर्क, और दूसरा, क्या मुख्यमंत्री के जेल में रहने से जनता का अहित नहीं हो रहा है? बिजली पानी का संकट लगातार खड़ा हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि यदि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, हम बाहर निकल के आएंगे, जनता ने वोट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के वोटों में इजाफा निश्चित तौर पर प्रतिशत में हुआ है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप जब आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा। दूसरी बात, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथों सांसद थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री यहाँ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के पास अपना क्या है? राजस्थान में गर्म हवाएं चलने लगे तो फिर यहाँ लू चलने लगे, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो तो फिर यहाँ ठंडा का ऐसा वातावरण बन जाए कि यहाँ हाड़ कँपाने लगे, बरसात हो यदि हिमालय के पहाड़ी इलाकों में तो फिर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली के जल संकट से यदि संबंधित यदि कोई चर्चा है या बात है, हम जानते हैं कि जल संकट के लिए यदि केंद्र सरकार या फिर पड़ोसी राज्य सरकार यदि सहयोग नहीं करे
वो दौर जब चल रहा था तकरीबन 45 लेके 48 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 महीने तक लगातार कंप्लीट रहा वो, और वो उसमें नौतपा का दौर भी चल रहा था। सवाल सर ये भी उठा कि दिल्ली ने अपनी क्षमता निर्माण कितना किया, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर हो, तालाबों के निर्माण से लेकर हो, अपने जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें क्षमता कितनी बढ़ाई दिल्ली सरकार ने? 10 साल उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। दिल्ली सरकार ने जितना काम करना था उससे बेहतर दिल्ली सरकार ने काम किया, जानबूझ करके। यदि हर एक मसले पर, हर एक प्रावधानों पे, यदि आप एक सीधी सी बात ले लीजिए ना जी, अभी बात हो रही थी कि संस्थानों की बात हो रही थी, कोर्ट पे यकीन नहीं करती है दिल्ली की सरकार। कौन यकीन और कैसे यकीन नहीं करती है? कोर्ट यदि कोई फैसला कर दे, वर्षों, कई वर्षों तक, दशकों तक की लड़ाई लड़ने के बाद में दिल्ली सरकार के पक्ष में यदि कोर्ट कोई फैसला करती है, भारतीय जनता पार्टी आती है सदन में, उसको उलट देती है, खत्म कर देती है, कहानी खत्म कर देती है। जो मजबूती होनी चाहिए दिल्ली की सरकार के लिए, वो सारे अधिकार आप छीन लेते हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत होती है तो बैठ करके आप आक्रमण तो करते हैं, लेकिन आपके सांसद क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपने कभी पहल नहीं किया कि दिल्ली के अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री को बैठाएं और इस पर चर्चा करें। आप एक बार बताएं और बोले उनको। एक राज्य कहता है कि हमने पानी छोड़ दिया, दूसरा राज्य कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहल दिल्ली सरकार की तरफ से भी क्या हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे अजय जी, क्योंकि कल बीजेपी दिल्ली में बढ़े हुए बिजली के दाम को लेकर एक तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रही है। पानी की समस्या अभी भी कई इलाकों में बनी हुई है। आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सहयोग क्यों नहीं कर रहे दिल्ली सरकार के साथ में? देखिए, दिल्ली सरकार सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी ले। पिछले 10 वर्षों से, 1 दशक से शासन कर रही है, लेकिन अगर वायु प्रदूषण हो तो किसी राज्य पे टीका फोड़ देते हैं, अगर यहाँ पर परिवहन जल व्यवस्था खराब हो तो किसी राज्य पे टीका फोड़ देते हैं, कभी केंद्र पर, कभी एलजी पर, कभी एमसीडी जब तक नहीं थी एमसीडी पर। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का वहन कभी नहीं किया, हमेशा दूसरे पर आरोप बढ़ना और भाग जाना, इनकी ये नीयत बन गई है। और इनके पास कोई नीति नहीं है, दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। जल बोर्ड आज, जब अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी तब 600 से 800 करोड़ के बीच में प्रॉफिट में था, 75,000 करोड़ की लायबिलिटी होगी। इनको कोई जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। बर्बाद कर दिया दिल्ली परिवहन विभाग को, डीटीसी को, इनको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। इन्होंने आज तक वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए क्या किया? दुनिया की सबसे, सुप्रीम कोर्ट कहती है दुनिया की सबसे जहरीली गैस है यहाँ पर इन्होंने एक वो लगाई थी मशीन प्रदूषण के लिए, कर्नाटक में, वो भी बंद पड़ी है। इन्हें अपनी कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है, सिर्फ दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ना, इसके अलावा विक्टिम कार्ड खेलना कुछ आता नहीं इनको। इसके अलावा आप देखिए, बारिश का पानी से पूरा मुंबई का पानी चलता है, लेकिन 98% पानी इनका बर्बाद होता है बारिश का। क्या योजना बनाई इन्होंने आज तक? इनका लीकेज 52% है, ये अपनी ही रिपोर्ट में कह रहे हैं। क्या योजना बनाई 10 साल में आपने? आप विजनलेस सरकार है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ रोना रोना, घोटाले करना। आपका सारा दिमाग शराब घोटाले में और अब उससे बचने में चल रहा है। तो आप दिल्ली की सेवा कहां से करेंगे? आप तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं और इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि बचना आपका नामुमकिन है। साक्ष्य पर साक्ष्य खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि बाहर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की मनी ट्रेल स्टेब्लिश हो रही है। रही बात बिजली की, बिजली के रेट इन्होंने पिछले दरवाजे से बढ़ा दिए। अब ये कहते हैं कि हमारी जो है पीपीएससी बढ़ रही है, पावर परचेज कॉस्ट जो बढ़ रही है इनके एडजस्टमेंट की, उसके लिए 0.9% कर दिया। क्यों कर दिया भाई आपने? जब कोरोना काल में पूरी दिल्ली बंद थी तब तो आपने फिक्स रेट को नहीं घटाया। जितनी बिजली कंज्यूम हुई थी उससे 3 गुना ज्यादा आपने कलेक्शन किया, तब तो आपने जनता को वापस नहीं उठाया। जब विंटर सेशन में बिजली की डिमांड कम होती है तब तो आपने कोई राहत नहीं दी। अब आपने बिजली ज्यादा यूज हो रही, इसके नाम पर आप लगातार पैसे, इसीलिए आप लोग कल प्रदर्शन करने के लिए इसीलिए कल आप लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं दिल्ली सचिवालय के सामने। मैं विजय जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं। विजय जी, ये तमाम कारणों के बीच में कहीं दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उसके हित को लेकर काम करने के लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी नहीं है, उसकी वजह सब जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो बात कौशिक जी कह रहे थे कि साहब दिल्ली के पास अपना तो कुछ है नहीं, उसे सहयोग चाहिए तब सरकार चल पाएगी। तो ये तो ऐसे फिर होने से रहा कि अगर कोई सरकार हो तो वो कहते साहब हमारे पास संसाधन नहीं है, या हम जो फैसला लेना चाहते हैं उसके लिए हमें सहयोगियों की जरूरत है, पड़ोसी राज्यों की तो होगा कैसे आखिर दिल्ली का काम? बिल्कुल ठीक बात है आर्यन जी, कौशिक साहब जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि देश में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। लेकिन यदि आप एक एनार्किस्ट रवैया रखेंगे
तो दूसरा कैसे सहयोग करेगा? आपको याद हो कि आम आदमी पार्टी पराली को लेकर बहुत हंगामा करती रही थी, बहुत शोर हुआ था दिल्ली में जब भी पराली की बात होती है, पराली जलाने की बात। लेकिन जब से वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से पराली पर हंगामा खत्म हो गया। पराली का जो धुआं है वो तो आ ही रहा है ना। तो ये कौन सा पॉलिटिकल आपका एटीट्यूड है? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है या हिमाचल में सरकार है किसी दूसरी पार्टी की, तो इसलिए ये आरोप लगाते हैं। क्या आपने उसका कोई स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश की है? रेन वाटर पर जो हार्वेस्टिंग है उसके मसले पर कोई काम हुआ है? पराली को लेकर कोई काम हुआ है? बिजली को लेकर कोई बड़ा काम हुआ है? ऐसा कोई काम नहीं हुआ। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं समझता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं, 10 साल से, वो भी 10 साल से सांसद हैं जी। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या कभी केंद्र में जो हमारे दिल्ली के 7 सांसद हैं वो बैठकर उनसे, प्रधानमंत्री जी से या केंद्र सरकार से कहते हैं कि सर यहाँ ये सरकार नहीं कर पा रही, आप कीजिए? और क्या ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या यही एक वजह है कि वो 10 साल से यहाँ पर, वैसे तो 28 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं है सरकार में, लेकिन आम आदमी पार्टी को विधानसभा में टक्कर नहीं दे पा रही, क्योंकि 7 सांसदों की भी जिम्मेदारी है। अब मनोज तिवारी जी प्रदर्शन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के पास जाकर कहेंगे सर हमारे पास काम नहीं हो रहा। 7 सांसद 10 साल से हैं, तो ये जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास वक्त इतनी अनुमति दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका, अजय जी आपका, विजय जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। नीट परीक्षा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दूसरी तरफ छात्रों के एक समूह ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखी, जबकि CBI ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया और उसकी रिमांड हासिल की है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नीट मामले की सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए स्थगित करते हुए अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार, CBI और NTA ने नीट यूजी मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिकाकर्ताओं को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। नीट मामले पर वकील अबिहा जैदी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो बच्चों के हित में होगा और सर्वोपरि होगा। सुप्रीम कोर्ट में हमें बहुत उम्मीद है और हमें अपने CJI साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जरूर ऐसा कोई फैसला देंगे जो सभी बच्चों के हित में होगा और सर्वप्रिय होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर NTA के हलफनामे में कहा गया है कि NTA ने राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर और केंद्र स्तर पर नीट यूजी 2024 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के अंकों के वितरण का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अंकों का वितरण काफी सामान्य है। NTA के मुताबिक ऐसा कोई बाहरी कारक उनके सामने नहीं आया है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि इससे अभ्यर्थियों को मिलने वाले अंकों पर असर पड़ेगा। इस दौरान नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की।
इस बीच नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी नामक एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटना और कोलकाता में उसके 4 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। रॉकी मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला है। वो रांची में रेस्टोरेंट चलाता था। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश किया, जिसके बाद सीबीआई को अदालत से रॉकी की 10 दिन की रिमांड मिली है। केंद्र सरकार ने 22 जून को नीट केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 7 राज्यों तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड से अब तक 43 गिरफ्तारियां की हैं। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। नीट मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का हवाला दिया था। नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 5 मई को सेंटरों से पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा कराई गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। रिजल्ट पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार करते हुए अगली सुनवाई जुलाई में होने की बात कही। 3 जून को एक और याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला और रोशन मोहिउद्दीन ने ये याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने मामले की छानबीन की मांग की और नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा। जांच एसआईटी से कराई जाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। 8 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा। जांच की प्रगति से संतुष्ट न होने पर दोबारा परीक्षा कराना अंतिम उपाय बताया गया। अब सभी की नजर 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश आज सुबह लौट आए हैं। किस तरीके से रहा प्रधानमंत्री का दौरा, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात। सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारा मिशन 2047 है। दुनिया भर में लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर 77% लोगों ने संतुष्टि जताई है।
अमेरिकी थिंक टैंक की ओर से दुनिया के 31 बड़े और ताकतवर देशों में यह सर्वे किया गया है कि वहां लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश हैं या नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आधी से अधिक आबादी वहां के लोकतंत्र से खुश नहीं है। ताकतवर देश अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है और इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहां की आधी से अधिक आबादी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाखुश है। महज 31% लोग ही अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश हैं। कनाडा में भी 52% लोग ही वहां की डेमोक्रेसी से खुश नजर आए। मैक्सिको की भी आधी आबादी वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाखुश है, जबकि भारत पूरी दुनिया के साथ ही एशिया में दूसरे पायदान पर है। इस सर्वे रिपोर्ट में भारत से आगे सिर्फ एक देश सिंगापुर है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 77% लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संतुष्टि जताई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सिंगापुर है, जहां भारत से थोड़े ही अधिक 80% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नजर आए। नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यह बैठक 2 दिन चलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि हमने बिम्स्टेक के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए हमें मिलकर कोशिश करने और तमाम संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक साथ लाती है। इस 7 सदस्यीय संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इस समूह में मूल रूप से बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे देश शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में आपसी सहयोग की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के लिए बिम्स्टेक क्षेत्रीय मंच, पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर के हितों में के तहत काम करता है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट का पहला संस्करण पिछले साल 17 जुलाई को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि हम बिम्स्टेक के शामिल तमाम देशों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। BIMSTEC represents the intersection of the neighborhood first outlook, the Act East policy, and the Saga vision. Each of these endeavors is being purposed with a specific focus on the Bay of Bengal, where collaborative potential has long remained under-realized. We are all determined to infuse new energies, new resources, and a new commitment into cooperation among Bay of Bengal nations. There are long-standing goals such as capacity building and economic cooperation that have acquired a new urgency, and not least, a grouping that is so complementary and so congenial in its membership should surely harbor higher aspirations. Our hope is that these would be expressed as shared and ambitious BIMSTEC vision. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक रिट्रीट के अवसर पर थाईलैंड और म्यांमार के अपने समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की। ये त्रिपक्षीय बैठक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर केंद्रित रही। ये परियोजनाएं बिम्स्टेक के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैठक में सीमा पर शांति और मानवीय सहायता पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में तीनों लीडर इस बात पर सहमत हुए कि साइबर, नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करना तीनों देशों की साझा प्राथमिकता है और हम इस संबंध में सहयोग करना जारी रखेंगे। बिम्स्टेक रिट्रीट के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुईगेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि भूटान के विदेश मंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई। दोनों लीडर्स ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस अवसर पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने उनसे मिलकर खुशी जाहिर की। मुलाकात में दोनों लीडर इस बात पर सहमत हुए कि लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान मैत्री की ताकत को दर्शाता है। दोनों लीडर्स ने इसे और आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया। वहां पे विधानसभा विधान परिषद के संबोधन उन्होंने किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत शिवाजी महाराज को याद करते हुए की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत का इतिहास शिवाजी के बिना अधूरा नहीं बल्कि खाली नजर आता है। संबोधन में आगे उन्होंने सदन में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को कहा कि आप सभी का कर्तव्य है कि जनता के हितों की रक्षा करें। आपका मिशन सभी नागरिकों का कल्याण और सुरक्षा है। भारत का इतिहास बिना शिवाजी महाराज के अधूरा नहीं, खाली नजर आता है। ऑनरेबल मेंबर्स, एज लेजिस्लेटर्स and custodians of this venerable institution of democracy, you all bear a sacred duty to protect the interests of the public. Your mission should be to align closely with the principles of common good, ensuring welfare and security of all citizens of Bharat. यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल की आज शुरुआत की है और कहा कि एक विकसित परिवार ही विकसित भारत की नींव है और इसके लिए युवाओं को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर आयोजित वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता भी की। परिवार नए तरीकों संग अब रहो तैयार, बनो समझदार, बनो जिम्मेदार, आसान है करना अब प्लान परिवार। परिवार नियोजन के नए तरीकों और विशेष अभियान के जरिए सरकार जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राज्यों के साथ जनसंख्या के मुद्दों पर वर्चुअल बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिए नई प्रचार प्रसार की गतिविधियों को जारी किया और रेडियो स्पॉट और जिंगल्स का भी अनावरण किया। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है कि महिलाएं परिवार नियोजन विकल्प चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और उन पर अवांछित गर्भधारण का बोझ ना पड़े। हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करें और रीडिजाइन करने में जो हमारे को फैमिली सर्वे आया है, उस फैमिली सर्वे के अनुसार हम देखें कि अब कौन से हाई पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स रह गए और उस तरीके से हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसको करने की आवश्यकता है। देश के 31 राज्यों में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर 2% है। सरकार ने ऐसे 360 जिलों की पहचान की है जहां जनसंख्या की दर ज्यादा है।
उन जिलों में परिवार नियोजन के नए तरीकों को बताने और लोगों को जागरूक करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जिन राज्यों में TFR रेट कम है उसे और कम या स्थिर बनाए रखने की दिशा में काम करने की जरूरत है। बढ़ती जनसंख्या दुनिया भर में चुनौती बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या का बोझ संसाधनों पर पड़ता है। परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों और पुरुषों को इसमें शामिल कर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय परिवार नियोजन के नए तरीकों के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनी रणनीति में भी बदलाव ला रहा है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा वार्ता 2024 प्रमुख संस्करण का आज उद्घाटन किया। 2 दिवसीय ऊर्जा वार्ता 2024 सम्मेलन का आयोजन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने किया। यह सम्मेलन भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के भविष्य पर संवाद और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका लक्ष्य निवेश, नवाचार, साझेदारी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अब खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के कारण तबाही देखने को मिल रही है कई इलाकों में। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में पानी के सैलाब से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो फसलें भी बर्बाद हुई हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तर भारत में कई जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार, हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते भी बंद हो गए। राज्य में बीते 24 घंटों में भारी बारिश के चलते जान माल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इसके साथ ही कुमाऊं इलाके में व्यापक वर्षा के कारण नदी उफान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई गांव और फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े तमाम हादसों में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। श्रावस्ती,
शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पीलीभीत में वायुसेना की सहायता से पूरनपुर तहसील में एयरलिफ्ट ऑपरेशन के माध्यम से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बारिश में कमी होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की संख्या घटी है, लेकिन बुधवार को 5 लोगों की जान जाने से बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वहीं अभी भी कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र समेत अन्य 3 नदियां बुरहीदीहिंग, दिसांग और कुशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के काछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सालमारा समेत कुल 27 जिलों के 86 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 2500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य भर में 365 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। बिहार में भी मानसून की सक्रियता के साथ ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से राज्य में 21 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी 19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाढ़ वाले क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य के जल और संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ के लिए स्थायी रूप से मानक कार्य संचालन बनाया है। जिस समय सुखाड़ की स्थिति बनेगी तो उसके लिए जो आवश्यक डीजल अनुदान से लेके बाकी चीज़ें किसानों को मदद करने के लिए, चाहे डीजल सब्सिडी हो, इनपुट मैंने सब्सिडी हो, वो सब की व्यवस्था की जाती है। और बाढ़ के समय में तो और जो बाढ़ग्रस्त होते हैं, जो पीड़ित परिवार होते हैं, उनके लिए भी एक मानक प्रक्रिया बनी हुई है। उसके तहत जैसे ही वो बाढ़ग्रस्त होंगे, उनको सहाय सामग्री से लेके, चाहे उनको किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने की बात हो या फिर उनके लिए अगर विस्थापित होते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सब सरकार के तरफ से किया जाता है। इसके साथ ही नेपाल में भारी बारिश के कारण भी बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ कोसी में साल 2004 के बाद सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण और बचाव कार्य अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। SBI ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने वित्त वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। वहीं वित्त वर्ष 2004 से 2014 के दौरान केवल 2.9 करोड़ नौकरियों की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। SBI की ये रिपोर्ट पहले आई RBI की रिपोर्ट को मजबूती देती है। SBI ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर ये बात को कहा है कि MSME द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल रोजगार 20 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गया है। वहीं कृषि क्षेत्र को छोड़कर भी वित्त वर्ष 2014 से 2023 के दौरान विनिर्माण और सेवाओं में सृजित नौकरियों की कुल संख्या 8.9 करोड़ दर्ज हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2004 से 2014 के दौरान यह आंकड़ा महज 6.6 करोड़ रहा।
SBI ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अर्थव्यवस्था में बेहतर सैलरी वाली नौकरियां उपलब्ध होने का अनुमान जताया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि देश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1981 के बाद से लोगों को 2.5 गुना नौकरियां प्राप्त हुई हैं। वहीं पिछले वर्ष 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे भारत तेजी से नया रोजगार, नए काम के अवसर हमारे युवा युवतियों के लिए उपलब्ध करने में सफल हुआ है। 1981-82 के बाद पहली बार लगभग 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले वर्ष उपलब्ध हुई। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार पिछले वर्ष मिला, जो लगभग 6% की वृद्धि है। तो रोजगार की इस खबर के साथ न्यूज नाइट फिलहाल बस इतना है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, स्पेन और अर्जेंटीना के राजदूतों ने अपने परिचय पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष प्रस्तुत किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फीकी सदस्यों को वित्तीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही मेधावी लड़कियों का साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया है। धनखड़ ने सदस्यों से लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में CSR प्रयासों को दिशा देने का भी आग्रह किया है। बाढ़ संबंधी कार्यों एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 5 जिलों के EDM, FR और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। लापरवाह अधिकारियों से 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने आगामी चुनाव में सरकार बनाने का दावा किया है। देश में बच्चों के आत्महत्या के बढ़ते मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीर सामाजिक मुद्दा करार देते हुए सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आत्महत्या की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बरेली की मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि पहले महिलाओं को तलाक के बाद जीवन यापन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस फैसले के बाद भविष्य से जुड़ी उनकी चिंताएं दूर हो गई हैं। यूपी में रेलवे